हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 का ये यूथ कंपटीशन का बुक है वो कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी, आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बाकी पूरी बुक आपका सॉल्व कराने का बताया था मैंने, तो ये पूरी बुक आपको सॉल्व करा देंगे। और आज हम देखेंगे भारत का जो जियोग्राफी है ना वो देखेंगे। इससे पहले मैंने आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन, प्राचीन सब करा दिया है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे भारत का भूगोल, फिर इसके बाद आएगा आपका विश्व का भूगोल, ठीक है। तो अगर वीडियो चलेगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ये इस वाला बुक का सोल्यूशन। तो भारत के भूगोल में देखिए, सामान्य परिचय पहले। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक जो फिजियोग्राफी इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिएगा इसमें आपका पहले आएगा ई वाला, देखिएगा ऊपर से कोई नहीं है। तो सबसे पहले देखिए जो मैदान है ना वो 43% है, और जो केंद्रीय उच्च भूमि है 27% है, और पहाड़ियाँ आपके 18% है, ऊंचे पर्वत आपके 10% है, ठीक है। इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। और बीपीएससी टीआरई 2.0 में आया हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है, तो आपको पता होगा ये ऑप्शन नंबर ए 93 मिलियन मील दिया है, तो इसमें मिलियन में दिया है, ठीक है। और वैसे किलोमीटर में देखिएगा ये आपका मिलियन में है, तो 1 मिलियन आपका 10 लाख के बराबर होता है, तो यहाँ पे 10 लाख हो जाएगा, तो 930 लाख हो जाएगा, ठीक है, मील हो जाएगा। और मील को भी चेंज करेंगे, 1 मील इक्वल टू शायद 3 किलोमीटर होता है, कुछ ऐसे ही होता है। देखिए सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में पृथ्वी का जो स्थान है वो तीसरा है। बुध शुक्र के बाद आपकी पृथ्वी आती है, और जो शुक्र आपका भंगिनी ग्रह कहलाता है, भारत जो अपना देश का है, सॉरी देश का नहीं, पृथ्वी का। और सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जिसमें पृथ्वी पर जीवन उपस्थित है। नेक्स्ट है, भारत के कुल भू क्षेत्र में पर्वतों का जो हिस्सा है वो कितना है, तो आपको 30% दिखाया था, जो पर्वतों का हिस्सा है 30%, और आपके 43% ज़्यादा मैदान है, ठीक है। नेक्स्ट है, सॉरी इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30%। और यहाँ पे गंगा और यमुना जैसी कई महत्वपूर्ण नदियाँ प्रणाली हैं जो जन्म देते हैं और जो हिमालय से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है, तो बांग्लादेश है। तो आपने एक ट्रिक सुनी होगी, बचपन में MBA किया, बचपन, ठीक है, ANS है, ठीक है। तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, और ये आपका N से ये नेपाल है ना, तो नेपाल से होगा जाके। MBA किया तो M से म्यांमार हो गया, और B से फिर से आपका आ गया, B से आपका एक भूटान है, ठीक है। और MBA और आपका A से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, ठीक है। 7 हो गया आपका पड़ोसी देश। नेक्स्ट है, तो देख लीजिए 4096.7 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, देखिएगा अवस्थित जो है आपकी स्थिति, तो कर्क रेखा में आपका ये बी वाला है, देखिएगा आइजोल शामिल है, जबकि भोपाल, रांची कर्क रेखा के दक्षिण में, ठीक है। और जो आपकी कर्क रेखा है वो 23 डिग्री, 23.5 डिग्री ये आपका नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। और जो आपका 23 डिग्री 23.5 डिग्री आपका साउथ वाला होता है, इसे आपका मकर रेखा बोलते हैं, और इसे बोलते हैं आपका कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये होती है, और ये होती है आपका कैप्रिकॉर्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो आपका ये है सी वाला, जैसलमेर है। और आपका सबसे जो वैसा वाला इलाका है जिसमें बर्फ़ वगैरह पड़ती है, सबसे न्यूनतम तापमान तो आपका ये लेह लद्दाख वाला होता है, ठीक है। तो देखिए भारत का सबसे सूक्ष्म है, यहाँ पे न्यूनतम वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर है, और जैसलमेर को स्वर्ण सिटी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सोना और ये चांदी वगैरह निकाली जाती है। भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा या कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ लगते हैं, तो आपके हो जाएंगे, देखिए ये आपके 9 देशों के संलग्न है भारत की वैसी सीमा, और जिसमें से 7 देशों की स्थलीय और 2 समुद्री देश सीमाएँ साझा करते हैं। पाकिस्तान की सीमा 5 राज्यों से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में, तथा बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, देखिए पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम से मिलती है। भारत के किसी भी राज्य की सीमा पाकिस्तान व बांग्लादेश से साझा रूप से नहीं लगती है, ठीक है। इसने उल्टा पूछा था, पाकिस्तान बांग्लादेश, देखिए पाकिस्तान ये आपका इस साइड है और बांग्लादेश इधर है, तो पहले बांग्लादेश को पूरी पाकिस्तान बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका बी वाला, तो ये आपका मालवा का पठार सर्वाधिक आच्छादित है, ये कर्क रेखा, ये कैंसर जो रेखा है लाइन, तो इससे क्या होता है ये देखिए, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के उत्तर से तथा और छोटा नागपुर पठार के दक्षिण से गुजरती है, ठीक है, इसलिए इसमें कम क्षेत्रफल आच्छादित रहता है। तो सर्वाधिक पूछा गया था, तो आपका ये मालवा का पठार हो जाएगा। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है, तो देखिएगा तिब्बत सीमा से कौन नहीं लगा, तो अल्मोड़ा नहीं लगा है, उत्तरकाशी या चमोली है, देखिए तिब्बत की सीमा नहीं लगती। अल्मोड़ा जिला जो है उत्तराखंड के कुमाऊं प्रभाग का जिला है, इसका मुख्यालय अल्मोड़ा में है, और ये समुद्र तल से 1638
मीटर ऊंचा है। ये पहाड़ घोड़े के नाल के आकार की रिज पर स्थित है। नेक्स्ट है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा मानक जो भारतीय मानक रेखा है एक दूसरे को काटती है? तो ऑप्शन नंबर बी है बघेलखंड। ठीक है, तो ये एक दूसरे को काटती है। ये जो आपकी कर्क रेखा ऐसे जाती है और एक आपकी आती है ये मानक रेखा 82.5 डिग्री। ठीक है, अपने भारत का भी एक निश्चित टाइम है। और वैसे हमारा जो ग्रीन विश है ना वो 5.5 घंटे आपका आगे रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, +5:30 बोला जाता है इसे। देखिए, बघेलखंड का क्षेत्र जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसा मुंडा भारत का एकमात्र स्थान है जहां पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं। नेक्स्ट है, सांत घाटी किस राज्य में है? तो ये आपको पता होगा, केरल में। तो ये साइलेंट वैली बोलते हैं इसे, सांत घाटी को। और फूलों की घाटी उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, आप देखते हैं पठार और पर्वतीय पठार और मैदानी क्षेत्र में प्रमुख दर रहते हैं। ठीक है, देखते हैं निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले क्या आएगा, तो आपका ये बी वाला है 2-1-4-3। तो 2-1-4-3 जैसे पहला हो गया काराकोरम। ठीक है, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। ठीक है, ये आपके पर्वत श्रेणियाँ हैं। जो काराकोरम में ही आपका K2 आता है जो भारत की सबसे ऊंची आपकी चोटी है। ठीक है, वैसे भारत की ये जो आपका माउंट एवरेस्ट है इसमें सबसे ऊंची जो है आपका ये पर्वत में चोटी है आपकी। और वैसे अगर भारत में देखिए जो भारत में सिर्फ स्थित है वो काराकोरम K2 है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर नंदा देवी है। निम्नलिखित क्षेत्रों में किसकी न्यून हिम रेखा है? तो न्यून हिम रेखा देखिएगा, तो ये आपकी है आल्प्स पर्वत की है। ठीक है, न्यून हिम रेखा तो पर्वतीय व ध्रुवीय क्षेत्र की वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर हिम का आवरण रहता है तथा वर्ष पूर्णतया कभी नहीं पिघलती है। बर्फ कभी नहीं पिघलती है। उच्च अक्षांशों पर हिमरेखा काफ़ी नीचे होती है। आल्प्स क्षेत्र में हिमरेखा सामान्यतः 2700 मीटर की ऊंचाई तक रहती है, जबकि हिमालय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हिमरेखा सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, तो आल्प्स पर्वत है। नेक्स्ट है, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्न में से किस भारत के किस पठार से? तो ये आपका सी कर्नाटक का पठार है। ठीक है, मालनाड क्षेत्र भारत कर्नाटक के पठार से है। ये पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। इस पठार का नामकरण कर्नाड जिसका अर्थ है काली मिट्टी की भूमि पर किया गया है। नेक्स्ट है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ये कुमाऊं मैल। ठीक है, सतलज और काली नदी पूछा गया, तो ये सतलज और फिर काली है, तो ये आपका कुमाऊं मैल है। और इससे पहले आपकी आती है सिंधु नदी। सिंधु और सतलज के बीच होता है जो, वो आपका कौन सा होता है हिमालय? तो बताइएगा। फिर इसका 4 भागों में डिवाइड है ना। और फिर आपका काली से आती है वो तीस्ता नदी। ठीक है, फिर तीस्ता से आपकी आती है तीस्ता के बाद आपकी ब्रह्मपुत्र होती है। ठीक है, तो ये आपका कुमाऊं हिमालय हो जाएगा। सतलज काली नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग है। पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय कहलाता है। ये पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। ठीक है, तो नंदा देवी हाँ आपका जो सिंधु से आपका सतलज है ना ये पंजाब हिमालय बोला जाता है, फिर बाद में कुमाऊं हिमालय है। तो ये नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियों इसी में है। ठीक है, गंगा यमुना का उद्गम भी इसी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अफवाह प्रमुख घाटियाँ, प्रपात एवं झीलें। ठीक है, तो चाप झील जो होती है, ऑक्सबो झील पाई जाती है, तो आपकी ये पाई जाती है नदी घाटियों में। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, चाप झील ऑक्सबो झील नदी घाटियों में पाई जाती है। मैदानी भागों में प्रवेश करने के उपरांत नदी क्षैतिज अपरदन के कारण कई घुमावदार मोड़ों से होकर प्रवाहित होती है। ये मोड़ नदी विसर्प कहे जाते हैं। इन घुमावदार मोड़ों के विस्तृत होने के उपरांत नदी अपने विसर्प को छोड़कर सीधे मार्ग से प्रवाहित होती है। इन विसर्पों में जल भर जाने से निर्मित झील को गोखुर झील या चापाकार झील बोलते हैं। नेक्स्ट है, चिनाब नदी अंततः सिंध नदी में कहाँ मिलती है? तो ये आपकी देखिएगा ऑप्शन नंबर ए मिथनकोट में मिलती है। ठीक है, चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाले चंद्र और बागा नामक नदियों के तांडी में मिलने से बनती है। ठीक है, और ये अखनूर जम्मू कश्मीर के निकट मैदान में प्रवेश करती है और ये मिथानकोट के पास सिंध नदी में मिल जाती है आपकी सिंध नदी। और चिनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण परियोजनाएं देखिएगा, बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है? तो आपका ये हो जाएगा पोनानी नदी का है। ठीक है, तो ये इसमें कोई मेन लीड वाली नदी है नहीं, फिर भी याद रखिएगा पोनानी नदी। तो पोनानी नदी का जलग्रहण क्षेत्र है 5397 वर्ग किलोमीटर। इसके पश्चात पेरियार नदी का आता है 5243 और फिर आता है आपका कालिंदी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5179 वर्ग किलोमीटर। जलग्रहण क्षेत्र की विशिष्ट क्षेत्र जहाँ पानी नदी द्वारा बहाए जाने से पहले एकत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से ऊंचाई क्या होगी? तो ये आपकी है सी वाला
30 मीटर दिखा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी मगध का भी पूछ सकता है, कोसी का पूछा है। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, नारायणी नदी, ठीक है। तो देखिएगा, गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है और इसका उद्गम नेपाल सीमा के पास तिब्बत में समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई से होता है और ये नदी नेपाल तथा भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, जिसमें से 185 किलोमीटर नेपाल और 445 किलोमीटर भारत में विस्तृत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सुवर्ण रेखा नदी निम्न में से किस गांव के पास निकलती है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये नगरी। सुवर्ण रेखा नदी झारखंड के रांची के नगड़ी नामक स्थान से निकलती है, जो उड़ीसा के गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है, देखिए राड़ू, कांची एवं खरकई, ये सभी नदियाँ हैं। नेक्स्ट है, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है वो दिखाना है। तो देखिए डी वाला है, ऊपर में से एक से अधिक। तो कौन कौन से, देखो धुआंधार जो होता है ना, तो वो गोदावरी पर नहीं, मध्य प्रदेश की जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर बना हुआ है, तो ये वाला गलत हो गया। फिर देखिए आपका जबकि कपली धारा जो जलप्रपात है नदी जो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित है, ना कि कावेरी नदी पर, तो ये कावेरी दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये नर्मदा नदी पे है। और ये धुआंधार आपका जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये तो शरावती नदी पे ये सही है, कर्नाटक में स्थित है और शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित देश का दूसरा सबसे जो सर्वोच्च है ना, और इसका नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है। नेक्स्ट है, लेखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और स्थित लेखापानी दर्रे के पास स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में, और ये हिमनद उच्च हिमालय में अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। और लेखापानी असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित एक नगर भी है, जो कि अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा, असम में एक चाय बागान भी है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ई देखिएगा, कौन सी नहीं मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। ऐसे यहाँ से निकलती है और ये ऐसी जाती है, फिर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और बांग्लादेश में गिरती है। और ये 3 देशों चीन, भारत और बांग्लादेश से होती हुई चीन के तिब्बत पठार पर इसे सांगपो नदी, और अरुणाचल प्रदेश में दियांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश में जमुना नदी से नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी यही, और दिबांग, लोहित, धनसिरी और कामेंग, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो उत्तर दिशा से पूछा गया। और नेक्स्ट है आपका मानसून एवं वर्षावन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते रहेंगे, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिएगा, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है? तो आपकी होती है ये कोरोमंडल तट पे, ठीक है। अक्टूबर नवंबर महीने में लौटते मानसून पवनों के कारण बांग्लादेश जो बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है, जबकि उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ कहलाती है के कारण होती है, जो रबी की फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, तो आपकी होती है, देखिएगा ऑप्शन नंबर ई वाला, देखिएगा इसमें कोई नहीं है। देखिएगा, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पैदा होते हैं, ठीक है। जो उत्तरी वाला देखा है ऊपर, जो कर्क रेखा से ऊपर है। और बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर चक्रवात अक्टूबर नवंबर माह में आते हैं। और भारत में चक्रवातों का निर्माण अरब सागर से अधिक और बंगाल की खाड़ी में होता है तथा ये चक्रवात अधिक खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट है, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो देखिएगा, ये आपकी 15 अक्टूबर है, ठीक है। ये वापसी की है, 15 जून से आपका मानसून आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार की मौसमी हवाएं होती हैं, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून, और जो हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट की ओर बढ़ते हुए पाकिस्तान व बांग्लादेश में जून एवं सितंबर के बीच बारिश कराती हैं। ये मानसून अक्टूबर व नवंबर माह के बीच वापस लौटता है, जिसे मानसून का निवर्तन कहा जाता है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि 15 अक्टूबर है। देखिए नेक्स्ट है, तिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछती है। तो ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण मानसूनी जलवायु। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी देख के जाइएगा, मानसून जो भी है तिवार्था भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है और भूमध्य रेखा के दोनों 30 से 45 अक्षांश के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र विद्यमान है और इसका विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, यहाँ रसेदार प्रकृति के फलों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी
कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। तो इसमें देखिए नहीं वाला कौन सा, ऊपर में से कोई नहीं है। तो देखिएगा ये मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, और ये बिहार का छोटा नागपुर पठार को छोड़कर क्षेत्र सम्मिलित है। और यह उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है, मैदान है, मध्यवर्ती जो गंगा का मैदान है, और जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष 75 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और उपरोक्त सभी विकल्प गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषताएं हैं, ठीक है, इसलिए ई वाला होगा। अब देखिए GT त्रिवार्ता के अनुसार भारत में AM प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कौन सा है? तो देखिएगा ये आपका है पश्चिमी तट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अमेरिकी भूगोलवेत्ता ये थॉमस त्रिवार्ता ने वर्ष 1966 में जलवायु वर्गीकरण प्रणाली को प्रस्तुत किया। त्रिवार्ता के अनुसार दुनिया के 6 प्रमुख जलवायु क्षेत्र AM प्रकार की जलवायु भारत में के पश्चिमी तटीय क्षेत्र मैदान के क्षेत्र में पाई जाती है। यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है, ठीक है। नेक्स्ट है वन क्षेत्र देखते हैं। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, इसमें नहीं पूछा गया, तो आपके तमिलनाडु में पाए जाते हैं, बाकी कर्नाटक आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, तो सी वाला हो जाएगा। देखिएगा कांटेदार जंगल झाड़ियों ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। और तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पूर्वी मानसून दोनों के द्वारा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ कांटेदार जंगल पाने की जो अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होती हैं, ठीक है, दोनों तरफ से इसमें बारिश होती है। नेक्स्ट है घास के मैदान, झाड़ झगाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति और समुदाय सभी के संबंधित हैं, उन्हें कहा जाता है। तो ये आपका कहा जाता है अनक्लासिफाइड जो होते हैं, अवर्गीकृत, ठीक है, इनका वर्गीकरण नहीं किया गया, तो इसमें आपके सभी आते हैं। और ये जो होते हैं आरक्षित वन सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में होते हैं, और संरक्षित वन सरकार द्वारा देखभाल की जाती है, इसमें लोगों को कुछ छूटें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वर्षा वाले जो क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये जो है भारत के पश्चिम, देखिए पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, और तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो अभी उत्तर बी होगा, डी वाला लास्ट वाला। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो 33% होना चाहिए। बाकी अपने भारत में 24% लक्ष्य प्राप्त कर दिया है लगभग का, तो आपका 33% होना चाहिए। ये स्वतंत्रता के बाद ये पहली राष्ट्रीय वन नीति थी। इस नीति में वनों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, गाँव के जंगल और वृक्ष की भूमि, ठीक है। तो आप ये याद रखिए 1952 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदाएं। तो निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन या प्रवर्तन प्रोन नहीं है? तो आपका देखिए इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा भारत में भूस्खलन क्षेत्रों में हिमालय क्षेत्र के पश्चिमी व पूर्वी हिस्से, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पूर्वी घाट, विंध्याचल पर्वतमाला प्रमुख रूप से आते हैं। इस क्षेत्र में भारत के 15% हिस्से को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त सतपुड़ा, शिवालिक, मध्य भारत के पठार में भी यदाकदा भूस्खलन की घटनाएं देखी जाती हैं। तो इसमें नहीं पूछा गया था, तो सारे हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है भारत निम्नलिखित में से भारत में कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट सबसे प्रभावित है। भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित हैं, और यहाँ पूर्वी तट चक्रवात से अधिक प्रभावित रहता है, जिसके तटीय क्षेत्र कोरोमंडल, उत्तरी सरकार और बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये उत्तरी जो पूर्वी हिस्सा है ये ज़्यादा चक्रवात से होता है, ये वाला इधर वाला ये वाला हिस्सा। नेक्स्ट है अक्टूबर नवंबर में विकसित कुल जो चक्रवातों का 58% पूर्वी हिस्से को पार करता है। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सागरीय तरंग का 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड आदर्श तापमान है। यह तापमान आर्द्रता की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करता है, चक्रवात को पर्याप्त बल प्रदान करता है। नेक्स्ट है हीट वेव से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये डी वाले, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं डायरेक्ट। यदि किसी मैदान के इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री है या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक पहुंच जाता है तो हीट वेव माना जाता है। तो दोनों में ऑप्शन ये जो दिए गए थे ना डिग्री सेंटीग्रेड वो उल्टे सीधे दिए गए थे, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र में 30 होगा और ये इसमें आपका 40 होगा, यहाँ पे 40 और यहाँ 30। नेक्स्ट है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो आपका वनारोपण है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और इससे क्या होता है बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए इसके तहत जल प्रवाह से होने वाले जनधन की हानि से बचाने के लिए वनारोपण सर्वोत्तम विधि है। और पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूत से पकड़ती हैं, और ये पेड़ों की सर्वाधिक संख्या घनी झाड़ियाँ तथा वन मलबे प्रवाहित कर जल के लिए अवरोध उत्पन्न करती हैं तथा इनके लिए भंडारण उपलब्ध कराती हैं। इस कारण आबा की मात्रा कम हो जाती है और बहाव में कमी आती है। इस प्रकार बाढ़ आने की कमी संभावना कम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है नदी जल वाहिकाओं में
इसकी क्षमता अधिक जल बहाव का होना, इसके जिससे आसपास के आदिवासी फसलों और एवं जन सामान्य की क्षति होती है, बाढ़ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चट्टान, शैल एवं मृदा। गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है? तो देखिएगा गंगा मैदान आपका ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला है। गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है, क्योंकि उत्तर का जो मैदान है पूरा वो जलोढ़ मिट्टी से है। ठीक है, और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। और भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इस मिट्टी में पोटास, चूना, फॉस्फोरिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी को मुख्यतः बांगर, पुरानी जलोढ़ तथा खादर, नई जलोढ़ में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली वही रेगुर वाली, तो ये उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, तो ये कपास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें क्या है ये देखिएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में प्रमुखता से पाई जाती है। इसे रेगुर, काली मिट्टी, चरनोजम आदि नामों से जाना जाता है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम की प्रचुरता अधिक होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। और इसमें आपकी जो धान होती है वो उगाई जाती है। किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? तो आपकी ये सी हो जाएगा मेघालय में। ठीक है, उपरोक्त विकल्प में मेघालय राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तृत है। इस मिट्टी का जो स्वरूप होता है ईंट जैसा होता है। भीगने पर यह कोमल व शुष्क पर कठोर व डलीदार हो जाती है। इसका जो लाल रंग है लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। और लेटराइट मिट्टियाँ क्रमशः लौह और एल्यूमिनियम के समृद्ध होती हैं। इसमें नाइट्रोजन, चूना, जैविक पदार्थ की कमी होती है। देश में इस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्रमशः केरल, महाराष्ट्र एवं असम में पाया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी वाला, जो अम्बरक है कोडरमा में पाया जाता है। ठीक है, और देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। और पहले विश्व स्तर पर अम्बरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था ये आपका अम्बरक जो था, कोडरमा के बारे में बोल रहे हैं। और इसे भारत का माइका कैपिटल कहा जाता है। वर्तमान में कोडरमा जिले में हजारों एकड़ से अधिक माइका खनन के पट्टे हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के बाद सभी अम्बरक खानों में बंद कर दिया गया है, क्योंकि सभी खनन पट्टे जंगल के अभ्यारण्य में आते हैं। और भारत के अम्बरक के कुल भंडार में लगभग 99% आपका आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट है जब मृदा अति क्षारीय हो जाए तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं तब मृदा की गुणवत्ता को सुधार के लिए क्या करना मिलाना चाहिए? तो आपका कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए इसमें। मिट्टी का अम्लीय तथा रासायनिक जो क्षारीय गुण है इसमें मौजूद तत्वों के कारण होता है। यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक है तो मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होगी। और यदि मिट्टी में पोटेशियम व सोडियम आयनों की अधिकता है तो मिट्टी क्षारीय होगी। और मिट्टी में क्षारीयता के सुधार के लिए मिट्टी में कार्बनिक अम्ल जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो मिलाने चाहिए। नेक्स्ट है सिंचाई एवं नदी घाटियाँ देखते हैं अभी। नेक्स्ट टॉपिक है तो टिहरी बांध परियोजना संबंधित है, ये आपकी हो जाएगी बी वाली। संभाववादी विचारधारा यानी पॉसिबिलिज्म, इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। टिहरी बांध परियोजना संभाववादी विचारधारा से संबंधित है। मानव भूगोल में संभाववाद एक ऐसे संप्रदाय या स्कूल से रूप में स्थापित हुआ है जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात का समर्थन करते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात मानव ने अपनी सृजन शक्ति में से प्रकृति की गतिशील शक्तियाँ जैसे बहता जल, परिवहित मिट्टी, वनस्पति स्थायी शक्तियाँ, धरातल, खनिज पदार्थ आदि अपने हित में एवं तत्वों के गुणों के अनुसार इनका उपयोग करता रहा है। इससे उसका विकास भी हुआ है। गौरतलब है कि संभववाद की विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन फ्रांसीसी इतिहासकार हैं लूसियन फेरो ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री 1925 में किया था इसका। तो उत्तराखंड में टिहरी बांध भारत में भागीरथी नदी पर बना हुआ है और सबसे ऊंचा बांध भी है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो आपकी देखिए पारंपरिक ये ड्रिप प्रणाली नहीं है, बाकी ये खदन प्रणाली है और चेन पंप प्रणाली है। तो सिंचाई पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया सिंचाई की पारंपरिक एवं आधुनिक विधियाँ निम्न बताएं। देखिए पारंपरिक विधियाँ खदन प्रणाली है, चेन पंप प्रणाली है, डेकली प्रणाली है, राहेट या मोट प्रणाली है, आधुनिक सिंचाई प्रणाली है, ड्रिप सिंचाई प्रणाली है और छिड़काव सिंचाई प्रणाली है। स्पष्ट है कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली की पारंपरिक विधि नहीं है। ठीक है, ये अभी नई है, आधुनिक है। तो पारंपरिक जो होगी जो पहले से चल रही है, ठीक है, कुएं वगैरह सिंचाई जो की जाती है। 48 नंबर देखिए दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपकी दामोदर आपकी है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। देखिए झारखंड पश्चिम बंगाल की परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना के तहत 1948 में दामोदर घाटी निगम DVC की स्थापना हुई थी। ये स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है।
इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, नेक्स्ट है गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो दक्षिणी किनारे से देखिएगा आपकी ये है सी वाली, ये है सोन नदी। ठीक है, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी जो है सोन नदी, 780 किलोमीटर। गंगा की जो लंबाई टोटल 2525 किलोमीटर है और यमुना की 1376 है। गंगा नदी में दाहिनी ओर से मिलने वाली जो भारत की सबसे बड़ी नदी है ये आपकी सोन नदी। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। ये आपका जो बांग्लादेश है उस तरफ बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षर हुए थे? तो ऑप्शन नंबर सी, भारतवर्ष और नेपाल के बीच में होते। ठीक है, एकमात्र ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है नेपाल से। कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना 1954 में हस्ताक्षरित भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 इकाइयों पर काम किया जा रहा है। कोसी नदी गोसाई थान चोटी के उत्तर में निकलकर नेपाल में स्थित भीमनगर के पास भारत में प्रवेश करती है और ये नदी बिहार राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है और कुशेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार राज्य का शोक भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर में से एक से अधिक। तो देखिएगा हीराकुंड बांध और दुधवा बांध ये दो आपके हैं महानदी पर स्थित है और महानदी प्रणाली उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का जलग्रहण जो क्षेत्र है वो आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड महानदी तक विस्तृत है। इस नदी पर स्थित हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, और भारत की जो दक्षिण भारत की जो गंगा है वो गोदावरी कही जाती है, जिसे बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? पारंपरिक, तो ये आपका देखिएगा ये हो जाएगा पवन ऊर्जा। तो पारंपरिक जो होते हैं जो आपके कई वर्षों से चले आ रहे हैं, पिछले कई वर्षों से, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस। अब ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे पवन ऊर्जा, ये आपकी परंपरागत नहीं है, ये गैर परंपरागत है। तो ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। ठीक है, पारंपरिक स्रोत जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, प्राकृतिक गैस ये होते हैं जिन्हें एक बार खत्म होने के बाद में पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। और गैर परंपरागत स्रोत जैसे पवन ऊर्जा, बायोमास और नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन इसके अंतर्गत आते हैं, जो भी नवीनीकृत हो जाते हैं। नेक्स्ट है देखिएगा 53 मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, थोरियम पाया जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोजाइट, थोरियम पाया जाता है इसमें। भारत में मोनोजाइट रेत मुख्य रूप से केरल के तट पे पाया जाता है और थोरियम का रासायनिक जो प्रतीक होता है TH होता है और 90 ये TH होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक होता है। भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। तो देखिएगा सी वाला 2 3 4 1, तो नामपुर, नामरूप, फिर ओबराय और फिर आपका परीक्षा और फिर कोटा। ठीक है, अभी उत्तर से दक्षिण बोला ना, पूर्व से पश्चिम, तो इस तरफ से इस साइड में बोला है। देखिएगा थर्मल पावर प्लांट भारत के राष्ट्रीय पावर ग्रिड में बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा योगदान करते हैं। उपयुक्त विकल्पों में थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूर्व से पश्चिम क्रम में नामरूप असम में, ओबरा आपका उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में पड़ता है, परीक्षा ये भी उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में पड़ता है और बेतवा नदी के किनारे है, और कोटा राजस्थान में। ठीक है, तो आपको अगर लास्ट वाले देख लेते हैं, कोटा राजस्थान पड़ता है। किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? तो इसमें ऊपर में से कोई नहीं है। देखिएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड जो असम के जोरहाट पंप स्टेशन 10 किलोमीटर प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.999 शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की। ये संयंत्र 500 किलोवाट सौर संयंत्र द्वारा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन AEM इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली के हरित हाइड्रोजन उत्पादित करता है। नेक्स्ट है भारत के खनिज तेल जो उत्पादक क्षेत्र और उसकी अवस्थितियों का सही युग्म निकालना है इसमें। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए ये सभी सही है। सुरमा घाटी ये डिगबोई, नहरकटिया, हुगरी जन और मीरान क्षेत्र असम है, और लुनेज, अलिंकेश्वर, ओल्दिया, डोकला, मेहसाना, कलोल क्षेत्र गुजरात में, और मांगला क्षेत्र आपका राजस्थान में। देखिएगा गोदावरी बेसिन जो है KG बेसिन क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है, जो कि प्राकृतिक गैस का भारत में प्राप्त सबसे बड़ा भंडार है। KG बेसिन में ही रवा अपतटीय क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है उद्योग एवं व्यापार। तो बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भागलपुर, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है और ये जिला रेशम उद्योग में जुड़ा हुआ है और पूरे भारत में अपने टसर रेशम और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है और भारत के रेशम शहर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में? तो बेगूसराय अपना। ठीक है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बरौनी भारत के बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित एक कस्बा है और यहाँ गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये बिहार का औद्योगिक जो कस्बा नगर है और ये बरौनी तेल शोधक कारखाना तथा बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किए गए। देखिए, बरौनी तेल शोधन संयंत्र इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन कार्यरत है। ये स्वतंत्र रूप से रूस और रोमानिया की मदद से स्थापित किया 1964 में कार्यरत है। ठीक है, 1964 से। नेक्स्ट है आपका, देखिए परिवहन वाला, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो आपके हैं ये सिलचर और पोरबंदर। ठीक है, सिलचर और पोरबंदर आपका। तो देखिएगा, ये पूर्व पश्चिम गलियारा जो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम से होकर जाता है। तो सिलचर आपका असम पड़ता है और आपका पोरबंदर गुजरात पड़ता है। देखिए, सिपवेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमिसॉल तथा ग्रांडे द्वीप भारतीय जल के जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान कहाँ पे? तो आपके ये गोवा तट के बाहर है। नेक्स्ट है, देखिएगा, उल्लेखनीय है कि ये जहाज़ के मलबों को देखने के लिए की गई गतिविधियों को सिपवेक टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम निकालना है इसका। तो आपका बी वाला देखिएगा, 4, 1, 2, 3। तो पहले आएगा विशाखापत्तनम, फिर काकीनाडा, और फिर आएगा मछलीपट्टनम, और फिर आएगा नागपट्टिनम। तो देखिएगा, आपका विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, और काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, और ये नागपट्टिनम केवल तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि एवं पशुपालन। निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा का स्थानांतरित कृषि है? तो उड़ीसा का ये स्थानांतरित कृषि बहुत आता है। तो आपका पोंडू है। ठीक है, पोंडू आपकी उड़ीसा आंध्र प्रदेश की झूम खेती है। इसे स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, पोंडू के नाम से जानते हैं। स्थानांतरित कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्ष तथा वनस्पति को काटकर उसे जला दिया जाता है और फिर साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों की जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। जब तक मिट्टी में उर्वरता बनी रहती है तब तक इस भूमि पर खेती करते हैं। उसके पश्चात भूमि को छोड़ दिया जाता है। तो वेवर या दहियार ये बुंदेलखंड क्षेत्र या मध्य प्रदेश में, और पेंडा ये आपके मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, सॉरी। फसलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है, तो आपकी ये बागवानी कहलाती है, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं इसे। ठीक है, एग्रीकल्चर आपकी कृषि होती। तो देखिए, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, रेशम पालन ये सेरिकल्चर, मधुमक्खी पालन ये एपीकल्चर, मछली पालन पिसीकल्चर, और फलों का उत्पादन पोमिकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या है? तो ये आपकी ये अमन, साली और अगानी। ठीक है, देखते हैं, शीतकाल में उपजाई वाली जो चावल की फसलें, स्थानीय नाम अमन, साली और अगानी। चावल की प्रजाति ओस को गर्मियों में पूर्व मानसून में वर्षा के साथ बोया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो देखिए, स्थानीय नाम पूछा गया इसमें, तो उसमें से एक से अधिक हो जाएंगे, बेवर, दैया और पोदू। तो देखिएगा, आपका इसे झूम कृषि बोलते हैं। ये एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें वृक्षों को काटकर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को उपकरणों की जुताई करके जब तक मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है तब तक इस पर भूमि करते हैं, फिर बाद में इसे छोड़ देते हैं, परती पर छोड़ दिया जाता है। तो देखिए, झूम आपका है उत्तर पूर्व भारत में, बीवर एवं ढैया ये बुंदेलखंड संभाग मध्य प्रदेश में, दीपा बस्तर जिला है, और पोंडू आपका आंध्र प्रदेश अभी देखा था। निम्न में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो ये आपका थियरी फर्स्ट में आया था। तो फसलों के बीच खाली स्थान को पुआल जैसे जैविक पदार्थों से ढकना होता है, परत को ढकना। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया पूरा। और इसे जिन पदार्थों से ढका जाता है इसे मल्च बोलते हैं। ठीक है, जिन पदार्थों से, याद रखिएगा। निम्न में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो आपका डी हो जाएगा। ऊपर में से एक से अधिक, तरबूजा, खरबूजा और ये जीरा, ये खीरा, ये सभी होते हैं। ठीक है, और जायद की फसलें मार्च में बोई जाती हैं और जून तक काटी जाती हैं। अब भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलें होती हैं शीत ऋतु अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, अक्टूबर दिसंबर में, और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अप्रैल जून में काटी जाती हैं, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर वाले। और खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं, और अक्टूबर नवंबर में शीत ऋतु में आगमन के साथ काटी जाती हैं, जैसे चावल हो गया, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा। नेक्स्ट है, मानव की प्रजातियाँ। तो ये जीवाश्म आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र क्या है? तो आपका ए हो जाएगा रिफ्ट घाटी, ये जो आपकी अफ्रीका में पड़ती है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में मानव प्रजाति की उत्पत्ति मध्य प्लेस्टोसीन युग के अंत में अनुमानित की गई है, जो कि हार्टो प्रथम और द्वितीय लेवेटाइन जैसे जीवाश्मों के अध्ययन पर आधारित है, जिनको अफ्रीका महाद्वीप में स्कहुल और कफजेर नामक स्थानों से प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है, दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है एकल्चरेशन होता है, एकल्चरेशन। देखिए, दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क को एकल्चरेशन कहते हैं। उसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक बदलाव के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें एक समाज या संगठन में संबंधित कोई व्यक्ति या समुदाय किसी अलग समुदाय या संगठन के तौर तरीके, मान्यताएं समझकर उसका भाग बनाता है।
ऐसा प्रवास के रूप में अधिकतर होता है जब कोई व्यक्ति या समुदाय देश को छोड़कर किसी अन्य देश में जाकर बसता है और वहाँ के दूसरे लोगों का समुदाय के बीच पारस्परिक मेलजोल बढ़ाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या है। देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, ऊपर में से एक से अधिक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। तो ये हो जाएंगे आपके आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म और पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। ठीक है, तो ऊपर में से एक से अधिक हो जाएगा। देखते हैं, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषता रूप से आदिम लक्षण जैसे अलग संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़ी आबादी के साथ बातचीत में शर्म जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। ऐसे समुदाय प्रायः जो सामान्यतः पहाड़ी व जंगली क्षेत्रों में निवास करते हैं। उल्लेखनीय कि अनुसूचित जनजाति की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। तो अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब होता है, एसटी बोलते हैं इसे, और इसका 2% का आरक्षण है। नेक्स्ट है विविध, आपका लास्ट है, कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं। तो देखिए कोयला नगरी धनबाद। ठीक है, धनबाद आपका पड़ता है। देखिए शांत घाटी केरल नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। शांत घाटी 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और शांत घाटी आंदोलन ऐतिहासिक पर्यावरण आंदोलन था जो 1973 में शांत घाटी रिजर्व फॉरेस्ट को जल विद्युत परियोजना द्वारा बाढ़ से बचाने के लिए शुरू हुआ था। तो ये दूसरे का एक्सप्लेनेशन कर दिया उन्होंने। अब देखते हैं, मोटा अनाज को चमत्कारी अनाज एवं भविष्य का फसल कहा जाता है, क्यों। तो देखिएगा इसका हो जाएगा डी वाला, ऊपर में से एक से अधिक। तो ये क्या होती है, सूखी सहिष्णु फसल है, कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता होती है, पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूँ के बराबर होती है। ठीक है, चमत्कारी कहा जाता है क्योंकि ये शुष्क और कठोर और शुष्क वातावरण में पनपते हैं जहाँ अन्य फसलें संघर्ष करती हैं। मोटे अनाज को चमत्कारी क्यों कहा जाता है, देखिए मोटा अनाज होता है प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, और ये आपके इसमें वृक्षांश होता है। ठीक है, जो पाचन में मदद करता है। मोटा अनाज सूखा सहिष्णु फसल है, इसे अन्य फसलों की तुलना में कम पानी, कम कीटनाशक की आवश्यकता होती है, और जिसमें किसानों के लिए पर्यावरण अनुकूल विकल्प बन जाता है। गेहूँ और धान की फसलों के मुकाबले इसमें सॉल्यूलेबल फाइबर के साथ ही कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है, भारत की स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है। तो ये आपका देखिएगा, ये है भारतीय सर्वेक्षण, द सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत का स्थलाकृति मानवीय भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा बनाया जाता है। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन, इसकी स्थापना 1767 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके मैच द फॉलोइंग है, तो इसमें डायरेक्ट देते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। ठीक है, ये देखिए 4 डेल्टा है, और कंकार ये बांगर है, कंकर, और कयाल जो है आपका तटीय मैदान, और मांड जो होता है पश्चिम का पंजाब का मैदान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें भी आपको मैच करना है, तो इसका देखते हैं, ये कुछ ऑप्शन नंबर बी इसका है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1, 2, 3, 4 इसके सामने सामने लिखे हुए हैं। देखिएगा, खनिज संसाधन की संपन्नता परंतु औद्योगिकीकरण की कमी झारखंड में। जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी अरुणाचल प्रदेश। सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी राजस्थान में। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी ये लद्दाख में। नेक्स्ट है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक है, तो आपका देखिएगा कौन सा है, तो ये आपका है बी वाला, ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली रिज, अरावली श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक के रूप में दिल्ली रिज, अरावली श्रेणी और सह्याद्री, अमरकंटक की पहाड़ियाँ मौजूद हैं। ठीक है, तो ये आपका भारत का भूगोल हो गया। इसके बाद आपका विश्व का भूगोल आएगा। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और काफ़ी मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में। ठीक है, और आपको अगर प्लेलिस्ट चाहिए तो आप चैनल पर विजिट कीजिएगा, और बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।